हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, हम लोग आज पढ़ने वाले हैं वर्धन वंश। काफ़ी अच्छे से समझेंगे, ध्यान से देखिए इसको। तो वर्धन वंश का संस्थापक था पुष्यभूति वर्धन, इसीलिए इस वंश को पुष्यभूति वर्धन भी कहा जाता है। और ये लोग जो था ना, जो वर्धन लोग था, ये जनरली सामंत था गुप्त का, गुप्तों का ये सामंत था। और इस वंश में सबसे शक्तिशाली शासक रहता है, उसका नाम रहता है प्रभाकर वर्धन। क्या नाम रहता है? प्रभाकर वर्धन। और प्रभाकर वर्धन का 3 संतान, राजवर्धन, हर्षवर्धन और राजश्री, ये 3 संतान। अब क्या होता है कि राजश्री का जो शादी होता है वो कन्नौज के राजा गिरि वर्मा से कर दिया जाता है। मगर एक शासक रहता है मालवा का, उसका नाम रहता है देवगुप्त। उसका नाम रहता है देवगुप्त, नाम रहता है उसका। देवगुप्त क्या करता है, गिरि वर्मा की हत्या कर देता है और बहन को भी, यानी राजश्री को भी मारने का प्रयास करता है। तो बहन क्या करती है, जंगल भाग जाती है। और उससे पहले ही, मतलब कि पहले इसका हस्बैंड को मार देता है और फिर इसको मारने का कोशिश करता है राजश्री को। राजश्री किसी प्रकार से अपना जान बचाते हुए जंगल तरफ भाग जाती है। अब जंगल भाग गई तो भाई को पता चला, इसका 2 भाई था ना, हर्षवर्धन, राजवर्धन। राजवर्धन बड़ा भाई था। जब भाई को पता चला तब भाई गया और देवगुप्त को जाके मार दिया। देवगुप्त तो मर गया, मगर धोखा से क्या किया ना, एक बंगाल का शासक था, बंगाल को गौड़ भी कहा जाता है। बंगाल का शासक था, उसका नाम था शशांक। क्या नाम था उसका? शशांक। ये राजवर्धन की हत्या कर दिया। तो कुछ समझ में आया, यानी कि जो मालवा का शासक देवगुप्त था, ये गिरि वर्मा की हत्या कर दिया। और गिरि वर्मा की हत्या कौन किया? राजवर्धन कर दिया। राजवर्धन का हत्या कौन कर दिया? शशांक कर दिया। और ये जो राजवर्धन के बारे में कहा जाता है ना, ये कट्टर शैव था एकदम, मतलब कि शैव धर्म को मानता था बहुत कट्टरता से। क्या किया कि मतलब कि जो बोधि वृक्ष था ना, इसको कटवा दिया। और साथ ही साथ में तो ये तो कटवा दिया, और साथ ही साथ मतलब कि जो अभी हम देख रहे हैं बोधि वृक्ष, ये 6ठा पीढ़ी का है। तो ये पूछता है कितना पीढ़ी का है, याद रखिएगा इसको। और ये जो शशांक था, कौन सा धर्म मानता था? ये शैव धर्म। और अंत में क्या किया फिर? हर्षवर्धन किसको मार दिया? शशांक को मार दिया। यानी कि गिरि वर्मा को कौन मारा? गिरि वर्मा को मार दिया मालवा का शासक था देवगुप्त। गिरि वर्मा को कौन मारा? देवगुप्त मारा। और देवगुप्त को कौन मार दिया? राजवर्धन मार दिया, हर्षवर्धन का भाई। और फिर राजवर्धन को कौन मार दिया? शशांक मार दिया। अब शशांक को कौन मारेगा? अब चूंकि इसका बड़ा भाई को मार दिया गया है, तो हर्षवर्धन गया जाके इसको भी मार दिया। यानी कि शशांक की हत्या किसने कर दिया? हर्षवर्धन कर दिया। अब सोचिए यहाँ पर, जब ये राजा बना हर्षवर्धन, तो बहुत कम एज था इसका, ज़्यादा एज था नहीं। अब ज़्यादा एज नहीं था, इसके सामने चुनौती कैसा है कि जो प्रभाकर वर्धन थे, जो इनके पापा थे, पिताजी, इनका निधन हो गया था। इनका जो बहनोई था, इनका भी निधन हो गया। बड़ा भाई था, इनका भी निधन हो गया। और ये समझिए कि यहाँ पर अब बहन भी कहाँ चली गई है? जंगल चली गई है। अब इसको भी पता लगाना, यानी इसके सामने चुनौती था। पहला चुनौती था कि राजश्री को पता लगाना, और दूसरा था साम्राज्य को संभालना। तब क्या होता है, हर्षवर्धन के दिमाग में आता है कि जो बौद्ध भिक्षु रहता है ना, जनरली जंगल में, जंगल तरफ रहता है, तो कहा चाहिए काम करते हैं, हम बौद्ध भिक्षुक से पूछते हैं। तो जो बौद्ध भिक्षुक से पूछा ना, तो वही बताया, उसका नाम था दिवाकर। दिवाकर की मदद से अपनी बहन को खोज लेता है। दिवाकर कौन था? ये बौद्ध भिक्षुक था। फिर राजश्री मिल गया। अब जब मिल गया तो राजश्री को और उसको अपना जो अपना राज्य था वहाँ लेकर गया। और राजश्री मतलब कि वो गमानो तो गद्दी पे बैठी, मगर रूल हर्षवर्धन कर रहा था, मगर संरक्षक बन के। ये डायरेक्ट अपने आप को राजा साबित नहीं किया वहाँ हर्षवर्धन। और हर्षवर्धन हो गया। और याद रखिएगा, कन्नौज को कहा जाता है महोदय नगर। कन्नौज को क्या कहते हैं? कन्नौज को कहते हैं महोदय नगर। महोदय नगर कहते हैं कन्नौज को। तो क्या हर्षवर्धन क्या बना या क्या राजा बना? नहीं, ये क्या किया? राजश्री का संरक्षक बनकर शासन किया। अब जो है ना, साहित्य प्रेमी भी था हर्षवर्धन। 3 पुस्तक है इसका, नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका। नागानंद, रत्नावली, प्रियदर्शिका। और फिर है हर्षवर्धन के दरबारी कवि बाणभट्ट, ये भी 2 पुस्तक है इनका, कादम्बरी और हर्षचरित। कितना कंफ्यूज होता है कि हर्षचरित देखने के बाद सीधे हर्ष को मारता है कि जो है ना हिंदुस्तानी लेखक होगा। नहीं, हर्षचरित का लेखक है बाणभट्ट, तो याद रखिएगा इसको। हर्षवर्धन को शिलादित्य कहा जाता है। हर्षवर्धन को भारत का अंतिम हिंदू सम्राट माना जाता है। इसके काल में चोर तथा डाकुओं का बोलबाला था। ये सवाल पूछ देता है कि किसके काल में चोर डाकुओं का बोलबाला था। और इसी के समय में जो मथुरा था, ये सूती वस्त्र का प्रमुख केंद्र भी था। और इसी के समय में हेनसांग, जो कि एक चीनी यात्री था, ये भारत आया था। और 629 ईस्वी में हेनसांग भारत आया और नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ा। और जब ये आया भारत, तब नालंदा विश्वविद्यालय का जो कुलपति था वो था शीलभद्र।
कौन था? कुलपति शीलभद्र था, 629 में आया। और हिनसांग काफ़ी मतलब कि होनहार था, विद्वान व्यक्ति था, तो इसे कहा जाता है यात्रियों का राजकुमार, आते रहता था, नीति का पंडित, शाक्य मुनि, ये हिनसांग को कहा जाता था। इतना सारा उपाधि मिला था हिनसांग को। हिनसांग एक रचना किया सी यू की, इसको याद रखिएगा, ठीक ना, कि हिनसांग किसकी रचना किया? सी यू की। और ये नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ा और बाद में फिर वहीं टीचर बन गया। हर्षवर्धन क्या किया था कि 100 गांव है ना, 100 गांव को मिलाया, वहाँ से जो भी टैक्स आता था वो किसको दिया? नालंदा विश्वविद्यालय को दिया। कोई भी यूनिवर्सिटी है उसको चलने के लिए फंड चाहिए, तो फंड कहाँ से आएगा? तो हर्षवर्धन उसके लिए काम किया, क्या किया कि 100 गांव दान में दिया। और आपको पता होगा कि जो नालंदा विश्वविद्यालय है इसको कौन बनवाया था? तो हम लोग गुप्त काल में इसको पढ़े थे कि इसको कुमार गुप्त बनवाता है। अब आगे चलते हैं। हिनसांग की विद्वत्ता को देखकर हर्षवर्धन क्या किया कि प्रयाग में, जो प्रयागराज है अभी, प्रयाग में हर एक 5 साल पर महामोक्ष परिषद होता था। क्या होता था? महामोक्ष परिषद होता था। इसको प्रयाग की सभा भी बोला जाता है, प्रयाग की सभा भी बोला जाता है। इसमें क्या होता है ना कि उपहार मतलब कि दान करता है लोग, जैसे कि इसी में जो हुआ था ना, तो हर्षवर्धन लगभग अपना सब चीज़ दान कर दिया था यहाँ पर। तो यही महामोक्ष परिषद का अध्यक्ष बना दिया जाता है हिनसांग को, जिसके कारण ब्राह्मण नाराज हो जाता है। और यही महामोक्ष परिसर है ना, आगे चल करके क्या बन जाता है? यही आगे चल करके कुंभ मेला का बन जाता है। यानी कि कह सकते हैं कि कुंभ मेला का जो प्रारंभ है वो हर्षवर्धन के द्वारा ही माना जाता है। हर्षवर्धन हिंदू था किंतु बौद्ध धर्म के महायान शाखा से प्रभावित था। तब नालंदा विश्वविद्यालय को क्या कर रहा था? फंड कर रहा था। और कन्नौज में ही एक बहुत बड़ा बौद्ध सम्मेलन हुआ था, जिसे 5वीं बौद्ध संगीति भी कहा गया। सबसे बड़ा बौद्ध सम्मेलन हुआ था, इसको 5वां। तो याद रखिएगा किसके समय में सवाल पूछ सकता है ऐसा। हर्षवर्धन समस्त उत्तर भारत को जीत लिया था किंतु कश्मीर को अपने क्षेत्र में नहीं मिला पाया था। अब आगे समझते हैं हर्षवर्धन के बारे में, और जो भी बात रहेगा उसको समझेंगे। फिर जैसे कि आपको पता होगा कि जो समुद्रगुप्त था ये दक्षिण का अभियान किया, अब 12 राजा को पराजित किया था। ये भी सोचा कि हम भी ऐसा करेंगे। अब क्या हुआ, जब दक्षिण भारत के लिए प्रयास किया तो नर्मदा नदी के तट पर एक शासक था, चालुक्य शासक, उसका नाम था पुलकेशिन द्वितीय। ये क्या किया? हर्षवर्धन को हरा दिया। और इसकी जानकारी कहाँ मिलता है? तो इसकी जानकारी ऐहोल अभिलेख में मिलता है। कहाँ मिलता है? ऐहोल अभिलेख में मिलता है। ऐहोल अभिलेख कर्नाटक में है। इसमें क्या मिलता है कि पुलकेशिन द्वितीय जो है हर्षवर्धन को हरा दिया। अब आगे समझते हैं। हर्षवर्धन का निधन हो जाता है 647 ईस्वी पूर्व में, 647 में होता है। और हर्षवर्धन को कोई संतान नहीं था, जिस कारण वर्धन वंश का क्या हो गया? पतन हो गया। हर्षवर्धन के मृत्यु के बाद भारत में राजनीति क्या हो गया? शून्य हो गया, सन्नाटा छा गया। और इतिहास में हर्षवर्धन की मृत्यु को युग परिवर्तन का काल कहा जाता है। हर्षवर्धन अंतिम बौद्ध राजा था जो संस्कृत का विद्वान था। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद कन्नौज पर यशोवर्मन का शासन हो गया। फिर एक बात याद रखिएगा, कन्नौज का त्रिपक्षीय संघर्ष, यानी जब इनका निधन हो गया ना तब त्रिपक्षीय संघर्ष मतलब कि 3 लोग लड़ने लगा। तो कौन था? बस इसका नाम याद रखिए। एक था पाल वंश, दूसरा था राष्ट्रकूट, और तीसरा था गुर्जर प्रतिहार। हम लोग दक्षिण भारत पढ़ेंगे तो इसको पढ़ेंगे अच्छे से, पाल, राष्ट्रकूट और गुर्जर प्रतिहार। यही है जो त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेता है। तो बस इतना याद रखना कि त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग कौन लिया था। तो त्रिपक्षीय संघर्ष में पाल, राष्ट्रकूट और गुर्जर प्रतिहार। तो आई होप आपको पसंद आया होगा वीडियो। पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। ठीक है दोस्तों, हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में। दक्षिण भारत का वीडियो में संगम काल पढ़ेंगे।